ये कहानी सागरपुर के एक छोटे से गांव की है। सागरपुर में साधना नाम की औरत का गरीब परिवार रहता था। परिवार में साधना, उसका पति और उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम निधि था। साधना ने 2 बेटियों को जन्म तो दिया था, लेकिन उसकी दोनों ही बेटियां जन्म से ही अपाहिज थीं। आरती का एक पैर खराब था और छोटी बेटी निधि आंखों से देख नहीं सकती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। निधि बिना आरती के कहीं भी नहीं जाती थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि आरती ही निधि की आंखें थी। साधना और उसका पति अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा परेशान रहा करते थे। हमारी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही है, कौन करेगा इन दोनों से शादी? और अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो कैसे रह पाएंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है जी। भगवान ने इनकी किस्मत में कुछ तो लिखा ही होगा। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है, हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। अपना और दोनों बेटियों का ख्याल रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए। किशोर खेत पर काम करने चला जाता है। वो एक छोटा मोटा किसान था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। किशोर के जाने के बाद साधना अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाते हुए कहती है, निधि, आरती, कहाँ हो तुम दोनों? आओ आकर खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। साधना के आवाज लगाते ही उसकी दोनों बेटियां आरती और निधि माँ के पास जाने लगती हैं। आरती हमेशा आगे चलती थी और निधि उसके कंधे पकड़कर उसके पीछे पीछे चलती थी। निधि देख नहीं सकती थी, इसलिए उसको आरती के कंधे की जरूरत पड़ती थी। आरती देख तो सकती थी, लेकिन भगवान ने उसे भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं बनाया था, इसलिए आरती को बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। जब वो दोनों घर के अंदर पहुंच जाती हैं, तो उनकी माँ उनसे कहती है, तुम दोनों से कितनी बार कहा है घर से ज्यादा दूर मत जाया करो। क्या हो गया माँ? आरती दीदी थी ना मेरे साथ। बेटी, कब तक तुम दोनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम दोनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी, हमेशा आरती दीदी का कंधा पकड़कर चलती रहूंगी। साधना का कोई बेटा नहीं था, केवल उसकी 2 बेटियां ही थी और वो भी अपाहिज। साधना को इस बात का बहुत दुख हुआ करता था। इसी तरह एक दिन आरती रोटी बना रही थी। तब साधना ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, आरती बेटा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? मैं इधर रसोई में हूँ, रोटी बना रही हूँ। आरती की आवाज सुनकर साधना रसोई में जाती है और आरती से कहती है, अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी छोटी बहन को भी तो कुछ घर के काम सिखा दे। माँ, घर के काम करने के लिए मैं हूँ ना। अपने एक पैर के सहारे मैं किसी न किसी तरह घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिर निधि को घर का काम करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है मेरी बच्ची। जब निधि अपने ससुराल जाएगी तो उसे अपने काम खुद करने पड़ेंगे। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे लोग भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना। और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं जो तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में करवा देंगे कि काम नौकर चाकर करेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? निधि घर के काम कैसे कर पाएगी? आप खुद सोच कर देखो। अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो आप काम कैसे करोगी? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी शक्कर है और कौन सी नमक? मूली और गाजर में फर्क कैसे कर पाओगी? मैं तो कहती हूँ माँ कि आप हमारी शादी ही मत करवाइए। मैं जिंदगी भर कमाकर सबका ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। आरती की बात सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती की ये बात निधि ने भी सुन ली थी, इसलिए उसे भी रोना आ जाता है। उसी दिन शाम को जब किशोर घर आता है, तब आरती अपने माता पिता दोनों के पास जाकर कहती है, मम्मी पापा, मैंने सोच लिया है कि हम दोनों बहनें शादी नहीं करेंगी, और अगर शादी करना इतना ही ज्यादा जरूरी है तो आप हमारी शादी ऐसी जगह करवाइएगा जहाँ 2 भाई हों। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस मुझे मेरी बहन से अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना मेरी बहन का और मेरी बहन के बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। ऐसा कहते कहते आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है, मन उदास नहीं करते हैं बेटी, तुमने जैसा कहा है हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके आगे भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब तक तेरा पिता जिंदा है, इन सब चीजों की चिंता तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से खाओ पियो और खुश रहो। अपने पिता और माँ की बातों से आरती का मन हल्का हो जाता है और वो सो जाती है।
लेकिन आरती द्वारा कही गई बात उसके पिता और माँ के जहन में बैठ जाती है। एक दिन किशोर काम पर से भागा भागा घर आता है और साधना को पुकारने लगता है। अरे साधना, सुनती हो? एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी है जी, जल्दी बताइए। हमारे गांव के पवन सिंह को तो तुम जानती ही हो ना। उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही कुंवारे हैं और वो अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर पवन सिंह के दोनों बेटों से हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाती है तो हमारी दोनों बेटियां साथ रह पाएंगी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हमसे रिश्ता जोड़ ही लेंगे? अरे भाग्यवान, यही तो खुशी की बात है। अब इसे भगवान की लीला समझो या कुछ भी समझो, पवन सिंह के दोनों बेटों को जरा कम दिखाई देता है। मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं और दोनों थोड़ा हाइट में भी कम है, इसलिए शायद वो मान जाएं। अगर ऐसा है तो अब बिना समय गवाए शादी की बात चलाना शुरू कर दो। अगले दिन ही किशोर पवन सिंह के घर पहुंचा और उससे अपनी दोनों बेटियों की शादी की बात की। पवन सिंह ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर जोरों शोरों से दोनों घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों बहनें भी बहुत खुश थीं। बहन, हमारी शादी एक ही घर में होने जा रही है, तू खुश तो है ना? हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। आपके कंधे का सहारा अब मुझे हमेशा मिलता रहेगा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली दीदी। हाँ बहन, सही कह रही हो। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। शादी के समय फेरों से ठीक पहले पवन सिंह कहता है, थोड़ा रुक जाइए पंडित जी, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ तो किशोर जी, मैं कह रहा था कि दहेज वहेज का हिसाब तो समझा दीजिए। माफ कीजिएगा पवन जी, लेकिन हमारे बीच तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ ना। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं। आप अपनी 2 बेटियों को हमारे घर भेज रहे हो। कल को अगर ये लोग कहीं घूमने जाएंगे तो ऑटो और बस के धक्के खाएंगे क्या? आप ऐसा कीजिए, ऐसी गाड़ी दे दीजिए जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सके। बाकी और हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा पवन जी? एक तो आपकी दोनों बेटियां अपाहिज है, उसके बावजूद मैं अपने दोनों बेटों से उनकी शादी कर रहा हूँ और आप दहेज में एक कार भी नहीं दे सकते हैं। किशोर पवन सिंह के आगे बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन पवन सिंह बिना दहेज लिए शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। गांव के लोग वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी वहाँ खड़ा सरपंच जब उससे ये सब देखा नहीं गया तो बोल पड़ा, बहुत बेकार आदमी हो तुम पवन सिंह। अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो यहाँ? तुम तो चुप ही रहो सरपंच जी। अगर इतना ही प्यार आ रहा है इन अंधी और लंगड़ी लड़कियों पर तो अपने घर की बहू बना लो ना इन्हें। जरूर करवा देता, लेकिन क्या करूँ, मेरा एक ही बेटा है। अगर 2 बेटे होते तो तुम्हारे सामने इनसे शादी करवा देता और तुम्हें जूते मारकर इस मंडप से बाहर निकाल देता। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। ढूंढ लेने लंगड़ी और अंधी लड़कियों के लिए दूसरा घर, जहाँ बिना दहेज के इन दोनों की शादी हो जाए। तभी सरपंच अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। सरपंच का बेटा दिखने में बहुत खूबसूरत था और बहुत आज्ञाकारी भी था। सरपंच किशोर से कहता है, किशोर जी बताइए, आप अपनी कौन सी बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहेंगे? तभी वहाँ खड़ी आरती कहती है, सरपंच जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी बहन से अलग नहीं रह सकती। मेरी बहन मेरे सहारे ही रहती है। अगर हमारी शादी होगी तो हम दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी, वरना। शादी तो होगी बेटी, और इस लालची पवन सिंह के सामने ही होगी। किशोर जी, मेरा एक ही बेटा है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन क्या आप अपनी दोनों बेटियों की शादी मेरे एक बेटे से करना चाहेंगे? सरपंच जी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरती और निधि दोनों ने सरपंच जी के पैर छुए और फिर दोनों बहनें उसी मंडप में हमेशा के लिए एक साथ हो गयीं। दोनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली और वो लड़का बन गया 2 बहनों का एक पति। और दूसरी तरफ पवन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ वापस बारात लेकर चला गया। किशोर ने हाथ जोड़कर सरपंच से कहा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा सरपंच जी। हाथ मत जोड़िए किशोर जी, अब हम दोनों समधी हैं, गले मिलिए। किशोर और सरपंच गले लग जाते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। सरपंच का बेटा भी दोनों बेटियों से शादी करके खुश था। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे की सौतन बनकर एक ही घर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सौतेली बहन का जादुई गाउन।
कुसुम अपनी 2 बेटियों आंचल और भावना के साथ कासगंज गांव में रहते थे। आंचल कुसुम की सगी बेटी नहीं थी। जब आंचल 2 वर्ष की थी तब कुसुम को वो एक कचरे के डब्बे के पास मिली थी। उस दिन से लेकर आज तक कुसुम ने कभी भी आंचल को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कुसुम ने अपनी बेटी भावना और आंचल में कभी भेदभाव नहीं किया। वो दोनों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन वो दूसरी तरफ भावना आंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आंचल से बहुत ईर्ष्या करती थी। आंचल पढ़ाई में तो होशियार थी ही, साथ ही वो कपड़े सिलकर घर का खर्चा भी चलाती थी। एक दिन आंचल और भावना की परीक्षा का रिजल्ट आया। भावना का रिजल्ट देखते ही कुसुम गुस्से से आग बबूला हो गई। भावना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। देखो अपनी बहन आंचल को, इस बार भी फर्स्ट आई है। पढ़ाई के साथ साथ कपड़े सिलकर घर का खर्चा भी चलाती है। और एक तुम हो जो जब देखो फिजूल खर्चे करती रहती हो। मॉम, कभी कभी मुझे लगता है आप इस मनोज को नहीं बल्कि मुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाई थी। लगता है मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, तभी तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। ये तो उम्र है हमें घूमने फिरने की, एंजॉय करने की। ये सुनते ही कुसुम ने गुस्से से भावना के गाल पर एक तमाचा मारा। तुम्हें पैसों की कीमत अभी पता नहीं है, कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। कुछ सीखो आंचल से, जो सुबह उठकर स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद रात भर जाकर कपड़े सिलती है, तब जाकर घर का खर्चा चल पाता है। और तुम उन पैसों को इस तरह से उड़ा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज के बाद मैं तुझे पॉकेट मनी नहीं दूंगी। जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं होगा ना, तब तुम्हें पैसों की अहमियत का पता चलेगा। अगर तुम्हें एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ और एंजॉय करो। समझ आ रही है ना मेरी बात? अपनी माँ से थप्पड़ खाकर और ऐसी बातें सुनकर भावना को आंचल के ऊपर और भी ज्यादा नफरत होने लगी और उसे बदला लेने की ठान लेती है। आज इस आंचल की वजह से माँ ने मुझ पर हाथ उठाया। अब तू देख आंचल की बच्ची, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन घर में नहीं रह पाएगी। भावना बदले की भावना लिए एक जादूगरनी के पास गई और उस जादूगरनी को सारी बात बताई। ठीक है, मैं तुझे एक जादुई गाउन देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे उसकी कीमत देनी होगी, पूरे 5,000 रुपए। तुम ये जादुई गाउन उस लड़की को पहना देना। गाउन पहनते ही वो तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम उससे जैसा कहोगी वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। मेरे पास अभी 5,000 रुपए तो नहीं है, लेकिन तुम ये मेरी सोने की चेन रख लो, इसकी कीमत लगभग इतनी ही होगी। ये कहते हुए भावना अपनी सोने की चेन जादूगरनी को देकर जादुई गाउन खरीदकर घर लौट आई। फिर वो जादुई गाउन लेकर आंचल के कमरे में गई और बोली, आंचल मेरी बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए गाउन लेकर आई हूँ। प्लीज मना मत करना, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भावना, माफी मत मांगो, तुम मेरी बहन हो। अगर तुम मुझे सच में अपनी बहन मानती हो तो तुम मुझे अभी ये गाउन पहनकर दिखाओ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज। भावना के बार बार कहने पर आंचल गाउन पहनने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद जब आंचल गाउन पहनकर कमरे से बाहर आई तब मुस्कुराते हुए भावना बोली, सुन आंचल की बच्ची, अब जल्दी से माँ के पास जा और उनकी बेइज्जती करके आ। आंचल ने जादूगरनी का जादुई गाउन पहना हुआ था, जिस वजह से आंचल पूरी तरह भावना के वश में हो गई और सर हिलाए आंचल सीधे कुसुम के कमरे में गई और कुसुम का हाथ मोड़ते हुए बोली, ए बुढ़िया, तुम मुझसे दिन रात नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है। अब मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही कपड़े सिलूंगी। अब घर का सारा काम तू करेगी और घर चलाने के लिए सिलाई भी तू ही करेगी, समझ गई ना? अब जा रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना। आंचल बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बेटी समझती हूँ। चुप कर बुढ़िया, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब टाइम वेस्ट मत कर, जाकर मेरे लिए हलवा बना, उसके बाद तुझे गंदे कपड़े भी धोने हैं। कुसुम आंचल के इस तरह रूखे व्यवहार से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और आंचल के लिए गाजर का हलवा बनाने लगी। कुछ देर बाद जब कुसुम गाजर का हलवा लेकर आंचल के कमरे में गई तो देखा आंचल कस्टमर के सिले हुए कपड़े को फाड़ रही थी। ये देख कुसुम बोली, आंचल बेटी,
ये तुमने क्या किया? तुमने सारे कपड़े फाड़ डाले। अब तुम ग्राहकों को क्या जवाब दोगी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कपड़े मैंने अपने हाथों से सिले थे और मैंने इन्हें फाड़ डाले। इससे तुझे क्या दिक्कत हो रही है बुढ़िया? अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा यहाँ से। दूर खड़ी भावना ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर बाद कुसुम माँ के कमरे में गई और बोली, देख लिया माँ, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आखिर सौतेली तो सौतेली ही होती है। तुम चाहे उसे जितना भी अपनी बेटी की तरह प्यार कर लो, लेकिन एक न एक दिन जहरीली नागिन की तरह डस ही लेगी। अभी भी समय है माँ, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों को ही धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। भावना की बात सुन कुसुम सोच में पड़ गई और अपनी बेटी भावना की बातों में आकर गुस्से से आंचल के कमरे में गई। आंचल, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे भूल नहीं सकती। मुझे नहीं पता था मैं इतने सालों से एक जहरीली नागिन को अपने घर में पाल रही हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुझे अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। कुसुम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंचल चौंक गई, क्योंकि उस समय आंचल ने जादुई लहंगा नहीं पहना हुआ था। माँ, ये अब क्या कह रही है? मुझे अब घर से क्यों निकाल रही हो? मैंने क्या कोई गलती की है? मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, मुझे बताइए, मैंने कोई गलती की है? मैंने क्या कर दिया माँ ऐसा? अम्मा तेरी बातों में नहीं आएगी, समझी? ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। माँ ने तेरा असली चेहरा देख लिया है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना माँ तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। आंचल कुसुम से बहुत विनती करती है, लेकिन कुसुम ने उसकी एक नहीं सुनी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अपना बदला पूरा होता देख भावना खुशी से नाचने लगी। बेचारी आंचल यहाँ वहाँ भटकते हुए जंगल जा पहुँची। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आंचल को अपनी माँ कुसुम की बहुत याद आ रही थी। 2 दिन हो गए जंगल में मुझे। मैंने सोचा था माँ मुझे लेने आएगी, लेकिन वो अभी तक मुझे लेने नहीं आई। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर मैंने क्या गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे माँ ने दी है? ये कहते हुए आंचल रोने लगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और आंचल से बोली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देती हूँ, जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। इतना कहकर परी ने आंचल को एक जादुई गाउन दिया। आंचल ने जैसे ही वो जादुई गाउन पहना, सारी सच्चाई उसके सामने दिखाई देने लगी। परी का धन्यवाद कर आंचल तुरंत अपने घर पहुँची और भावना से बोली, भावना, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी भी समय है, तुम माँ को सारी सच्चाई बता दो। कैसी सच्चाई? माँ, देखो कितनी बेशर्म है, धक्के मारकर निकालने के बाद भी वापस यहाँ चली आई। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। माँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको सच्चाई बताने के बाद मेरी विनती है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये कहते हुए आंचल कुसुम को परी के द्वारा दिए हुए जादुई गाउन को हाथ लगाने कहती है। जादुई गाउन को हाथ लगाते ही कुसुम को सारी सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगी। उसके बाद कुसुम भावना को थप्पड़ मारते हुए बोली, भावना, मुझे नहीं पता था कि तुम आंचल से इतनी नफरत करती हो कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए एक जादूगरनी से जादुई गाउन लेकर आओगी और आंचल को अपने वश में करके उसे मेरे साथ बुरा व्यवहार करने को बोलोगी, ताकि मुझे आंचल से नफरत हो जाए। आज तुम्हें अपनी सगी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर परी आंचल को अपना जादुई गाउन नहीं देती तो तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। भावना रोते हुए माँ से माफी मांगते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन कुसुम भावना को घर से चले जाने के लिए कहने लगी। तब आंचल कुसुम से विनती करते हुए बोली, माँ, आप भावना को माफ कर दीजिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। अगर भावना को अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। प्लीज माँ, मान जाओ। आंचल की बात सुन भावना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और आंचल से माफी मांगी। आंचल ने खुशी खुशी भावना को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से आंचल और भावना सगी बहनों की तरह खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।